अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर गुलजार, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफार्म से मैं आपको मुताला पाकिस्तान सेकेंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, उसमें आपका जो टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। तो बेसिकली जो हमारा मुताला पाकिस्तान सेकेंड ईयर की जो बुक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक के जो वाक़यात हैं पाकिस्तान के क़याम तक, उससे मुतल्लिक़ ये आपका चैप्टर है। तो इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपका टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम, ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो वो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट वाक़यात थे जिसकी बिना पर मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो जमात थी वो कायम की। तो इस टॉपिक के अंदर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से जो इसके इम्पोर्टेंट जो कह लें कि वाक़यात हैं जिसकी बिना पर ये जमात जो है वजूद में आई, ठीक है, इस जमात के क़याम के हवाले से जो इसकी वजूहात थी, जो इसके फैक्टर्स थे, जो इसके अहम इम्पोर्टेंट वाक़यात थे जिसकी बिना पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका क़याम अमल में लाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखें बेटा, जब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब के हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले देखें बेटा, बरतानवी निज़ाम हुकूमत का नफाज 1857 के बाद, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ख़ात्मे के बाद जो है वो बरतानवी निज़ाम हुकूमत जो था वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई थी, ठीक है। मुसलमानों का जो तवील दौरे हुकूमत था उसका ख़ात्मा हुआ और उसके बाद जो है 1858 के अंदर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो अपना यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया था। अब बरतानवी निज़ाम हुकूमत के नफाज के बाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान थे इनको ये डर था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुआ था इसके अंदर जो है जो सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर जमहूरियत थी, ठीक है। तो जमहूरियत में अक्सरियत की राय को फॉलो किया जाता है और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मेजॉरिटी में थे, जबकि मुसलमान जो हैं वो अकलियत में थे, मिनॉरिटीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी डर था कि जब अंग्रेज़ जो हैं कल को हिंदुस्तान को अगर छोड़ के जाते हैं तो अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान को छोड़ के जाएंगे, आज़ादी देंगे, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो हिंदुओं का कब्ज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदुओं का काबिज़ हो जाने के बाद जो है वो हिंदू जो है मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अहम इम्पोर्टेंट वाक़या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से। तो माशी तौर पर फाइनेंशियली लिहाज से जो है वो अंग्रेज़ पहले ही जो है वो हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को जो है उसका इत्तिसाल कर चुके थे, उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुसलमानों से छीन ली गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से जो दूसरा अब की बेटा इसकी जो वजूहात हैं इसमें अगर हम जाएँ, इसके जो फैक्टर्स हैं, तो दूसरा पॉइंट देखें, इंतहा पसंद हिंदुओं का तासुब, ठीक है। इंतहा पसंद हिंदुओं का तासुब, जो हिंदू थे एक्सट्रीमिस्ट थे, तंग नज़र थे और नैरो माइंडेड थे और कोई भी मौका जो है वो हाथ से खाली नहीं जाने देते थे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, ठीक है। तो इसका अमली तौर पर जो मुजाहरा हुआ, देखिए 1867 के अंदर, 1867 के अंदर जो अहम वाक़या हुआ हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा, ठीक है। अब ये उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था कि हिंदू चाहते थे कि उर्दू ज़बान को ख़त्म करके जो है वो हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। अब उर्दू ज़बान को जो है वो हिंदू क्यों ख़त्म करना चाहते थे, उर्दू ज़बान के क्यों ख़िलाफ़ थे हिंदू? सिर्फ इस वजह से कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, जो लिखने का तरीक़ाकार है वो अरबी जैसा है। इसके अलावा उर्दू जो है इसके अंदर अरबी, फ़ारसी और तुर्किश के अल्फाज शामिल हैं और ये मुसलमानों के कल्चर को प्रेजेंट करने वाली ज़बान है, ठीक है। लश्करी ज़बान है, इसके अंदर जो है उर्दू, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज शामिल हैं। और फिर वो ये भी देखते थे कि इस ज़बान का जो रस्मुल ख़त है वो बिल्कुल अरबी जैसा है, अगर अरबी पढ़ने वाला उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ने वाला जो अरबी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसी बना पर जो है 1867 के अंदर बनारस के जो हिंदू थे इन्होंने जो है वो उर्दू को हटाकर हिंदी को सरकारी ज़बान बनाने के हवाले से जो है वो उर्दू हिंदी तनाज़े का आगाज़ किया। इससे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान जो है, इस वाक़े से पहले सर सैयद अहमद ख़ान जो है इनकी जो सोच थी, इनका जो नज़रिया था वो काफ़ी डिफरेंट था। इससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान बात करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, कि हिंदू और मुसलमान जो हैं दोनों हिंदुस्तान की कह लें कि
एक खूबसूरती है, इन दोनों कौमों को जो है वो मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोच थी, इनका जो नज़रिया था वो चेंज हुआ, और इसके बाद आपने कह दिया था कि इस आज के बाद जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों कभी भी मिलकर एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस वाक़े के बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी जो 2 नेशन थ्योरी थी, 2 कौमी नज़रिया पेश किया। हिंदू और मुसलमान जो हैं दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट कौमें हैं। हज़ारों साल जो है 1000 साल जो है वो एक साथ रहने के बावजूद जो है दोनों कौमें आपस में घुल मिल नहीं सकी। मज़हब के हवाले से देखें, मईशत के हवाले से देखें, इकानमी के हवाले से देखें, पॉलिटिकल हवाले से देखें। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा अहम वाक़या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बरतानवी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया तो उसके बाद जो एक और अहम वाक़या हुआ जो कि मुस्लिम लीग के क़याम का बायस बना कि हिंदुस्तान के अंदर जो है यहाँ पे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी थी हिंदुस्तान के अंदर वो कायम हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पर। ठीक है, तो इसका जो बानी था वो एक अंग्रेज़ रिटायर्ड ऑफिसर था जिसका नाम था A.O. हयोम। ठीक है, A.O. हयोम इसके बानी थे, और 1885 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बना पर जो है ये जमात जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कायम की गई। इस जमात के कायम होने के बाद जो इसका जो कह लें कि एक दावा था कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इससे मुत्तफिक हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कौमें हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो है अक्सरियत में या अक़लियत में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है मुत्तफिक हैं, और ये तमाम कौमों को, तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियत में या अक्सरियत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन तमाम को प्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जब रखी गई 1885 में तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मना किया कि वो इस जमात के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार ना करें। अब सर सैयद अहमद ख़ान को पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करने वाली जमात है और मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से ये कोई भी काम नहीं करेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मना किया कि वो इस जमात के अंदर जो है वो अपनी शमूलियत इख्तियार ना करें। और सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोच थी, जो आपकी थिंकिंग थी, वो बाद में आने वाले वक्त में दुरुस्त भी साबित हुई। 1908 के अंदर जो है सर सैयद अहमद ख़ान की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद जो है कई ऐसे अहम वाक़यात हुए हैं जिसकी बना पर ये बात जो है दुरुस्त साबित हुई, ये रियलिटी सामने आई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हिंदुओं के मफाद के लिए काम करने वाली जमात थी। इसी वजह से जो है वो मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान ने मना किया कि वो कांग्रेस के अंदर जो है अपनी रुकनीत जो है वो शमूलियत जो है वो इख्तियार ना करें, क्योंकि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद देखिए बेटा, जुदागाना इंतखाब का मुतालबा। अब हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू थे वो अक्सरियत में थे और मुस्लिम जो थे वो अक़लियत में थे। मेजॉरिटी में जो थे वो हिंदू थे और अक़लियत में जो जमात थी, अक़लियत में मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने ये मुतालबा किया जुदागाना इंतखाब का मुतालबा, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जुदागाना इंतखाब का मुतालबा क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जबकि मुसलमान जो है वो इनकी अपनी इस वक्त तक जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी कायम नहीं हुई थी। तो मुसलमान जो है वो मजबूर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो वोट कास्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी कोई जो है इनके हकूक़ के लिए काम करने वाली जमात नहीं थी। तो बिल आखिर जो है मुसलमानों ने इस चीज़ की डिमांड की कि इनको जो है जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए, यानी कि मुसलमानों के अपने जो हैं वो वोटर्स जो हैं, मुसलमान वोटर जो हैं अपने ही मुसलमान कैंडिडेट को जो है वो वोट कास्ट कर सकें, ठीक है। तो जुदागाना सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा क्या था कि मुसलमान जो हैं वो अपने मुसलमान जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो जमहूरी था और इस सिस्टम के अंदर जो है हिंदुओं की अक्सरियत थी और मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया और फोर्थ पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर जो है हमारा पाँचवा, ठीक है। तो पाँचवा पॉइंट जो है हमारा वो बंगाल की तकसीम और कांग्रेस का रवैया, ठीक है। तो सूबा बंगाल जो है एक काफ़ी बड़ा सूबा था
और बंगाल की तकसीम का जो मेन मकसद था वो क्या था कि इतने बड़े सूबे को अंग्रेज़ सरकार के लिए जो है वो संभालना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, इसकी इंतज़ामी अमूर को चलाना जो है वो काफ़ी जो है इसमें मुश्किलात पेश आ रही थी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी आसानी के लिए जो है वो सूबा बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का फ़ैसला किया। अब इसकी तकसीम हुई 1905 के अंदर। 1905 के अंदर उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज़ों के वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर जो है इंतज़ामी मुश्किलात के पेश नज़र जो है वो बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का फ़ैसला किया, क्योंकि जो है इसके इंतज़ामात को कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी, इतने बड़े सूबे के इंतज़ामी अमूर को चलाना। तो अपनी आसानी के लिए जो है लॉर्ड कर्जन जो उस वक्त के वासरा हिंद थे, गवर्नर जनरल थे, इन्होंने जो है सूबा बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। अब जो ईस्ट बंगाल था, मशरकी बंगाल, इसके अंदर जो है मुस्लिम अक्सरियत थी, इसके अंदर जो है मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी के अंदर थे। जबकि मगरबी बंगाल की बात की जाए, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ये हिंदू अक्सरियत का सूबा था। अब इस तकसीम की वजह से ईस्ट बंगाल में मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मुसलमान जो है ये मुस्लिम अक्सरियत का प्रोविंस बन गया था, मुस्लिम अक्सरियत का सूबा बन गया था, जबकि मगरबी बंगाल जो है वो हिंदू अक्सरियत का सूबा बन गया था। अब इस तकसीम की वजह से जब मुस्लिम्स को फ़ायदा पहुंच रहा था तो हिंदुओं से ये बात जो है वो बर्दाश्त ना हो सकी। अब हिंदू कोई भी जो है नैरो माइंडेड थे, तंग नज़र थे, तो वो कोई भी ऐसा जो है वो काम जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो उसकी मुखालफत में जो है वो सरगर्म अमल रहते थे। तो इसी बना पर जब ईस्ट बंगाल में मुसलमानों को जो है ईस्ट बंगाल में जब फ़ायदा हो रहा था बंगाल की तकसीम के बाद, तो हिंदुओं ने पूरे बंगाल के अंदर जो है मुजाहरे शुरू कर दिए, स्ट्राइक्स शुरू कर दी, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, हड़ताल, जिसकी वजह से जो है वो उनके जो मेन मुतालबा था अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डालकर जो है बंगाल को दोबारा एक सूबे का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा 1905 में जब सूबा बंगाल की तकसीम हुई, लॉर्ड कर्जन ने सूबा बंगाल को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो हिंदुओं के स्ट्राइक करने के बाद, हिंदुओं के जो है एहतजाज और फसादात और तोड़ फोड़ करने के बाद जो है वो ब्रिटिश जो सरकार थी इन्होंने जो है सूबा बंगाल को जो इसकी तकसीम थी इसको 1911 में जो है 1911 के अंदर जो है इसकी तकसीम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। 1911 के अंदर जो है सूबा बंगाल जो है दोबारा से जो है इसको एक सूबे का दर्जा जो है वो दे दिया गया। तकसीम कब हुआ था बंगाल? 1905 के अंदर। लॉर्ड कर्जन जो थे उस वक्त के गवर्नर जनरल, इन्होंने जो है वो इंतज़ामी मुश्किलात के पेश नज़र जो है बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर। ईस्ट बंगाल के अंदर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी का ये सूबा था, जबकि मगरबी बंगाल जो था, जो वेस्ट बंगाल था, वो हिंदू मेजॉरिटी का सूबा था। अब इस तकसीम से जो है हिंदुओं को फ़ायदा हो रहा था, लिहाजा जो है हिंदुओं ने जब फसादात किए, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो फसादात किए, उसके बाद जो है वो पूरे बंगाल के अंदर जो है तोड़ फोड़ शुरू की, तो लिहाजा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है दोबारा इस सूबे की तकसीम को 1911 के अंदर जो है ख़त्म करके दोबारा बंगाल को जो है वो एक सूबे का दर्जा दे दिया गया। तो इस तकसीम से जो है वो पहले मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच रहा था, लेकिन 1911 में अचानक इस तकसीम के बाद जो है मुसलमान जो है इससे मायूस हुए। उसके बाद छठा पॉइंट हमारा देखें बेटा, बरतानिया में हुकूमत की तब्दीली। 1905 के अंदर जो है 1905 के अंदर जो है वो बरतानिया के अंदर जो है इलेक्शन हुए। इन इलेक्शंस के दौरान जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई उसका नाम था लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी जो थी 1905 में बरतानिया में जब इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए, तो इन इलेक्शंस के अंदर जो है लिबरल पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। जब भी किसी भी मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो जो भी कोई नई जमात जो बरसरे इक़्तिदार आती है, तो नई जमात के साथ जो अवाम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो अवाम की तवक्कुआत होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। तो पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में जो गवर्नमेंट छोड़ के जाती है उसके मुकाबले में अगर कोई नई हुकूमत जो है बरसरे इक़्तिदार आती है तो उस जमात के साथ जो है अवाम की तवक्कुआत जो है वो ज़्यादा होती हैं। अब 1905 में बरतानिया में जब इलेक्शंस करवाए गए, लिबरल पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। अब मुसलमान ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि लिबरल पार्टी जो है वो
हिंदुस्तान में जो है वो रिफॉर्म्स करे, हिंदुस्तान में इस्लाहात करे, हिंदुस्तान के अंदर कानून साजी करे, हिंदुस्तान के अंदर लेजिस्लेशन जब ये करेगी, ब्रिटिश जो सरकार के लिबरल पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आई है, जब ये हिंदुस्तान में लेजिस्लेशन करेगी, इस्लाहात करेगी, रिफॉर्म्स करेगी, तो हो सकता है इन इस्लाहात से जो है मुसलमानों को इस जमात से काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। तो मुसलमानों ने जो है वो आपस में, जो मुसलमानों की लीडरशिप थी, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि हो सकता है कि ये जो जमात है हमारे लिए काफ़ी जो है वो बेहतर साबित हो। उसके बाद देखें 7वां जो हमारा पॉइंट है, तो शिमला डेपुटेशन। छठा पॉइंट हमने पढ़ा था बरतानिया में हुकूमत की तब्दीली। 1905 के अंदर जो मैंने इससे पहले आपको बताया बेटा कि 1905 के अंदर जो है बरतानिया के अंदर इलेक्शंस हुए, इंतखाबात हुए। उन इलेक्शंस की कामयाबी के अंदर जो है वो लिबरल पार्टी जो थी वो बरसरे इक़्तिदार आई। जो नई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई तो इस नई पार्टी से मुसलमान की तवक्कुआ जो है ज़्यादा थी। तो मुसलमानों की जो लीडरशिप थी उन्होंने फ़ैसला किया जो अपनी डिमांड्स हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उसको लेकर जो है वो जो है उस वक्त के जो वासरा हिंद हैं उनके पास जाया जाए। ठीक है, तो 7वां जब बेटा हुकूमत चेंज होती है तो ओवरऑल जो हिंदुस्तान के अंदर जो देख लें जो वासरा हिंद थे वो भी चेंज हुए। 1905 में जब बंगाल की तकसीम हुई तो उस वक्त जो है लॉर्ड कर्जन थे, और उसके बाद जब हिंदुस्तान के अंदर जो है नए वासरा हिंद जिनको बना के भेजा, जो लिबरल पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, तो लॉर्ड मिंटो को जो है वो लॉर्ड कर्जन की जगह जो है नया वासरा हिंद जो है वो हिंदुस्तान का बनाकर भेजा गया। तो इस नई बरसरे इक़्तिदार आने वाली जो जमात थी लिबरल पार्टी से, जो मुसलमानों की लीडरशिप थी, इन्होंने फ़ैसला किया कि इसके पास अपने मुतालबात लेकर जाया जाए। तो बेसिकली जो मुसलमानों का जो बड़ा जो मुतालबा था कि वो मुसलमान जो है जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा, पहले ही मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 4 कि मुसलमान चाहते थे कि इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इनके अपने जो हैं जो वोटर्स हैं वो इनके अपने उम्मीदवार को जो है वो वोट कास्ट कर सकें। तो 7वां पॉइंट जो है वो हमारा है शिमला वक्त, शिमला डेपुटेशन, यानी कि मुसलमानों का एक डेलीगेशन गया था शिमला के अंदर जो उस वक्त के वासरा हिंद थे लॉर्ड मिंटो के पास। तो 1906 के अंदर अक्टूबर 1906 यकम अक्टूबर 1906 के अंदर जो है 35 मुसलमानों का एक जो डेलीगेशन था वो गया था सर आग खान की ज़ेर क़यादत, यानी कि सर आग खान जो है इसको लीड कर रहे थे। सर आग खान की ज़ेर क़यादत जो है 35 मुसलमानों का जो वफ़द था, जो डेलीगेशन था, यकम अक्टूबर 1906 के अंदर जो है वो उस वक्त जो है शिमला के अंदर जो है लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त के वासरा हिंद थे इनके पास जो गया। ठीक है, तो 35 मुसलमानों का जो वफ़द था शिमला के अंदर जो उस वक्त के वासरा हिंद थे लॉर्ड मिंटो के पास जो है अपने मुतालबात लेकर गया। और किसकी क़यादत में? सर आग खान जो है इस 35 मुसलमानों का जो डेलीगेशन था, जो वफ़द था, उसको लीड कर रहे थे, उसकी क़यादत सर आग खान कर रहे थे। तो जो मुसलमानों का डेलीगेशन गया है यकम अक्टूबर 1906 के अंदर, 1 अक्टूबर 1906 के अंदर, तो मेन इनकी डिमांड क्या थी, मेन इनका मुतालबा क्या था मुसलमानों का, कि मुसलमानों को जो है वो जुदागाना इंतखाब का हक मिलना चाहिए, यानी कि मुसलमान जो वोटर हैं वो अपने मुसलमान कैंडिडेट्स को ही वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी था कि मुसलमानों की अपनी एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो कांग्रेस जो थी वो उसका क़याम जो है 1885 में हो चुका था, लेकिन अभी तक जो है मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वजूद में नहीं आई थी। तो मुसलमानों की जो मेन डिमांड थी कि मुसलमानों को जुदागाना तरीका इंतखाब का हक जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है वो कांग्रेस थी तो मुसलमान मजबूर होते थे कांग्रेस को वोट कास्ट करने के हवाले से, क्योंकि मुसलमानों की अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो उसके अलावा एक डिमांड तो ये थी मुसलमानों की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जुदागाना इंतखाब का हक मिलना चाहिए। और दूसरी डिमांड क्या थी कि जितने भी गवर्नमेंट के जो मखसूस इदारे हैं उनके अंदर जो है मुसलमानों की जो नशिस्तें हैं, जो मुसलमानों की सीटें हैं वो रिज़र्व की जाएं, यानी कि मुसलमानों की हर एक इदारे के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमानों की सीटें जो है रिज़र्व की जाएं, मुसलमानों का कोटा भी जो है उनको मिलना चाहिए। अब जो जितनी भी डिमांड थी मुसलमानों की, जो सर आग खान की ज़ेर क़यादत ये डेलीगेशन गया था, उस वक्त के जो वासरा हिंद थे, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो ने इस डेलीगेशन को काफ़ी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ठीक है,
तो लॉर्ड मिंटो और इसकी जो डेलीगेशन जो हिंदुस्तान के अंदर जो है शिमला के अंदर लॉर्ड मिंटो के पास गई थी, तो इसको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर मुसलमानों ने इस कमी को महसूस किया कि मुसलमानों की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्योंकि यहाँ से मुसलमानों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जब मिल गया तो इसके बाद ज़रूरी था कि मुसलमानों की अपनी कोई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सियासी विजन होता है, उसका एक अपना जो है वो सियासी नारा होता है, उसका अपना एक जो है वो मैनिफेस्टो होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मंशूर होता है। ठीक है, तो जब शिमला डेलीगेशन के अंदर शिमला वक्त को जो है शिमला के अंदर जो मुसलमानों का डेलीगेशन गया था, जब यहाँ से मुसलमानों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो इसके बाद ज़रूरी था, मुसलमानों ने जब मुतालबा भी कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट का, जुदागाना इंतखाब का, तो इसके लिए ज़रूरी था मुसलमान अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कायम करें। ठीक है, तो 8वां पॉइंट जो है हमारा वो देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तासीस। तासीस कहते हैं किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम देखिए बेटा, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को प्रेजेंट करने वाली जो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तासीस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया शिमला वक्त की कामयाबी के बाद। ठीक है, तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से देखें, जो प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो जमात थी वो कायम हुई, वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास था। अब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। ठीक है, 1886 के अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये हिंदुस्तान के अंदर सालाना बेस पे इसका जो है वो इजलास होते थे। हर साल इसका इजलास जो है किसी ना किसी जो है बड़े शहर में मुनक्किद होता था। तो 1886 में जो है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई और सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी, और इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के अंदर जो है वो मुसलमानों के जितने भी तालीमी और जो सियासी मसाइल होते थे उनका हल निकाला जाता था, और पूरे हिंदुस्तान से जो है वो मुसलमान इसके इजलास में, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में शरीक होते थे, और इसमें मुसलमानों के तालीमी और सियासी मसाइल का हल तलाश किया जाता था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद, ठीक है, 1898 के अंदर जब सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई, तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद भी इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास जो है वो हर साल मुनक्किद होते रहे, ये ख़त्म नहीं हुई। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1886 में कायम हुई, तो ऑनवर्ड ये चल रही थी, और इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सालाना इजलास था दिसंबर 1906 के अंदर इसका सालाना इजलास मुनक्किद हुआ ढाका के अंदर। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास 1906 का जो था वो मुनक्किद हुआ था ढाका के अंदर। 1906 के अंदर जब दिसंबर 1906 के अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ ढाका के अंदर, तो इस इजलास के अंदर जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो मुसलमानों ने अपनी जो जमात जो है वो कायम की, किस प्लेटफॉर्म से, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास में। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है कि जब कभी भी किसी मुल्क ने या किसी पार्टी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी हो तो वो किसी बड़े हजूम में और बड़े क्राउड में की जाती है। तो मुसलमानों का यही बड़ा इजलास होता था, एक बड़ा क्राउड होता था जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक होते थे। तो 1906 का मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सालाना इजलास था ढाका में मुनक्किद हुआ, और इस इजलास की जो क़यादत थी, इस इजलास की जो क़यादत कर रहे थे वो नवाब वकारुल मुल्क कर रहे थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तासीस के हवाले से मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सालाना इजलास था दिसंबर 1906 का, ये ज़ेर क़यादत जो था नवाब वकारुल मुल्क के ज़ेर क़यादत मुनक्किद हुआ, और इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के अंदर ज़ेर क़यादत वकारुल मुल्क नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने जो है एक रेजोल्यूशन पेश की, एक करारदाद पेश की मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से। तो नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने एक रेजोल्यूशन पेश की, एक करारदाद पेश की कि मुसलमान जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कायम करें। अब नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने जब ये करारदाद पेश की, तो इस करारदाद की जो हमायत थी, जो फेवर थी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान और मौलाना मोहम्मद अली जोहर, ये तीन ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इस करारदाद की जो है वो फेवर की। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान और मौलाना मोहम्मद अली जोहर।
इसके बाद जो है वो सर आगा खान जो थे वो मुस्लिम लीग के पहले जो सदर थे वो अनाउंस हुए, ठीक है। नवाब वकारुल मुल्क की ज़ेर क़यादत मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सालाना इजलास था ढाका में मुनक्किद हुआ 1906 के अंदर। दोबारा बेटा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। और इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के अंदर नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है यहाँ पे एक रेजोल्यूशन करारदाद पेश की, और इस करारदाद की जो हमायत थी हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली जोर ने की, ठीक है। और उसके बाद जो है सर आगा खान जो थे वो मुस्लिम लीग के पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो पहले सदर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो अनाउंस हुए सर आगा खान। तो इस तरह जो है वो 1885 के अंदर जो कांग्रेस की जमात कायम हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो इस जमात के कायम होने के बाद जो है 1906 के अंदर यानी कि 21 सालों के बाद जो है मुसलमानों ने अपनी जमात जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से कायम की। कितने साल के बाद? तकरीबन 21 साल के बाद, ठीक है। अब उसके बाद जो है इस जमात के कायम हो जाने के बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके अगराज़ व मकासद की बात करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर प्रेजेंट करने के हवाले से जमात कायम हुई, तो इस जमात के मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे? तो सबसे पहले देखिए बेटा, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं इनके हकूक़ के लिए, इनके पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनके हवाले से काम करना, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है मुसलमान जो हैं वो लॉयल रहें, ठीक है। मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ सरकार के लॉयल रहें, वफादार रहें, और इनके जितने भी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनकी जो है वो हिफाजत की जाए। और मुसलमानों के दिलों में जितने भी डाउट्स पैदा हो रहे हैं उन डाउट्स को जो है वो ब्रिटिश सरकार के हवाले से जो मुसलमानों में डाउट्स पैदा हो रहे हैं हुकूमत की किसी भी कार्रवाई से मुतल्लिक, जो मुसलमानों के अंदर शुबहात पैदा हो रहे हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है। तो मुसलमानों को जो है वो अंग्रेज़ सरकार का लॉयल बनाना, और अंग्रेज़ों की किसी भी कार्रवाई से जो मुसलमानों के अंदर जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो शक व शुबात कायम हो रहे हैं, उन शक व शुबात को जो दूर किया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके हवाले से काम किया जाए, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत की जाए, और इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, इनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो जो है वो ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाई जाएँ। तो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और इनकी तमाम जो डिमांड्स हैं उनको जो है वो बाअदब तरीके से जो है वो रिस्पेक्टली जो है वो रिस्पेक्ट से जो है वो ऑनरली जो है इनकी डिमांड्स को जो वो हुकूमत बरतानिया तक जो है वो मोदबाना तरीके से जो है वो पेश किया जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, पहले दो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार का लॉयल बनाना, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया अगराज़ व मकासद के हवाले से कि मुसलमानों के जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको जो है वो मोदबाना तरीके से जो है वो हुकूमत बरतानिया के सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो पहले दोनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको सामने रखते हुए जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल जो हिंदुस्तान के अंदर छोटी बड़ी जो जमातें हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरी कौमें हैं, ख़ास तौर पे आप देखें हिंदू हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अलावा सिख कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियंस थे, तो तमाम जितनी भी छोटी बड़ी जो ग्रोह हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी अक़लियतें हैं, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ में या मेजॉरिटी में जो कौमें आबाद हैं, उन तमाम कौमों के साथ जो है वो दोस्ती के ताल्लुकात जो हैं वो पैदा किए जाएँ, ठीक है। उसके बाद जो है कायद आज़म की शमूलियत मुस्लिम लीग के अंदर देखे बेटा 1913 के अंदर जो है कायद आज़म ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात जब 1906 में कायम हुई तो स्टार्ट में जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जमात को ज्वाइन नहीं किया था। तो कायद आज़म ने अपने पॉलिटिकल कैरियर का जो आगाज़ किया था वो कांग्रेस से किया था। तो इब्तदा में कायद आज़म जो थे वो लीडर थे कांग्रेस के, कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन उस स्टार्ट में जो है कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन क्यों नहीं किया? कायद आज़म का ये नज़रिया था, ये सोच थी कि मुस्लिम लीग के अंदर जो आला तबके के जो मुसलमान हैं सरमायादार किस्म के वो इस जमात के अंदर शामिल हैं, आला तबके के मुसलमानों की ये मुस्लिम लीग जमात है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो कायद आज़म ने स्टार्ट में जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब कायद आज़म ने सोचा कि वो मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मुस्लिम लीग के आइन के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, इस जमात को जो है मज़ीद मौसर बना सकते हैं, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर जो है 1913 के अंदर 1913 के अंदर जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ठीक है।
तो 1906 में जब ये जमात कायम हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में मुसलमानों की जमात कायम हुई, तो इब्तदा में जो है वो कायद अज़म ने इस जमात को ज्वाइन नहीं किया। कायद अज़म का ये ख्याल था कि इसके अंदर जो आला तबके के मुसलमान ग्रोह हैं उनकी ये जमात है, लेकिन जब इन्होंने ये बात महसूस की कि वो मुस्लिम लीग के अंदर जो तब्दीली ला सकते हैं, तो लिहाजा 1913 के अंदर जो है कायद अज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के साथ साथ जो है ये बात भी बेटा आपने याद रखनी है कि जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की जमात को ज्वाइन किया तो कांग्रेस की जमात को भी इन्होंने खैराबाद नहीं कहा था। तो 7 साल तक 1913 से लेकर 1920 तक जो है वो कायद अज़म ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से काम किया। ठीक है, 1913 से लेकर 1920 तक कायद अज़म सेम टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के लीडर थे। दोनों जमातों के लीडर की हैसियत से इन्होंने क्या अहम काम किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को, दोनों जमातों को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में करीब लाने के लिए जो है वो कायद अज़म ने अपना रोल प्ले किया 1913 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1913 से लेकर 1920 तक 7 साल तक जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से कायद अज़म ने अपना काम किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कायद अज़म ने देखा कि हिंदू कभी भी जो है वो मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर 1920 के अंदर जो है कायद अज़म ने कांग्रेस की जमात को जो है वो रिज़ाइन कर दिया, कांग्रेस को खैराबाद कह दिया। 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 1913 से लेकर 1920 तक सेम टाइम जो है 7 साल के दौरान जो है कायद अज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर थे। दोनों जमातों के लीडर की हैसियत से इन्होंने क्या काम किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी बना पर जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से कायद अज़म ने जब काम किया तो इसी बना पर जो है कायद अज़म को ये खिताब भी मिला था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से कायद अज़म को एक टाइटल भी मिला था, क्योंकि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 से लेकर 1920 तक जो है 7 सालों के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से काम किया था। तो ये टॉपिक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम और इस टॉपिक के हवाले से जितने भी हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर जो हिस्ट्री थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से, जो इसके इम्पोर्टेंट वाक़यात थे, जो इसकी अहम वजूहात, जो अनासिर थे, जो फैक्टर्स थे जिसकी बना पर ये जमात जो है इसका क़याम अमल में लाया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 1906 के अंदर अपनी पॉलिटिकल जमात कायम की। तो ये वो तमाम इम्पोर्टेंट वाक़यात थे, ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिसकी बना पर मुसलमान जो है इस बात पे मजबूर हुए कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनके सियासी हकूक़ के लिए काम करे, वो कायम करें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जो है वो तहरीक अलीगढ़ जो है वो टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।